हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है तो दिल्ली सल्तनत, इसका जो कंप्लीट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही इजी वे में इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। चैप्टर का जो स्टडी करने का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इस चैप्टर के माध्यम से हम जो ममलुक डायनेस्टी या फिर जिसे हम स्लैब डायनेस्टीज के रूप में जानते हैं, खलजी या फिर जिसे हम खिलजी डायनेस्टीज भी कहते हैं, तो इसके बारे में साथ ही साथ तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये जो 5 जो मेजर जो आपके क्या थे दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थे, रूलर्स थे, जो एम्पायर जिनका चला, हम उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जो दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग जो देखें तो उनके यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके थी, इकोनॉमी कैसी थी, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि जो आर्किटेक्चर्स मतलब उनके द्वारा क्या क्या जो बिल्डिंग्स यहाँ पर जो बिल्ड किए गए, बनाए गए, तो इन सब के बारे में भी इस चैप्टर में जो है हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, द इस्लामिक इन्वेंशन ऑफ 12th एंड 13th सेंचुरी मेड वे फॉर द रूल ऑफ अफगान्स एंड तुर्क्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विद दिल्ली एज द कैपिटल। मींस जैसा हमने प्रीवियस जो आपका जो फर्स्ट जो और सेकंड जो चैप्टर्स में देखे थे कि यहाँ पर जो अफगान्स और जो तुर्क जो या लोग थे जो यहाँ पर बार बार जो है इंडिया पर क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। बट जो फाइनली जो है 12th और 13th सेंचुरीज में देखोगे तो महमूद ऑफ गजनी और उसके बाद जो मोहम्मद जो गोरी आए और उसके बाद जो अलाउद्दीन खलजी यहाँ पर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो रूल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। तो टिल दैट टाइम दिल्ली वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। मतलब ये जो आपके जो इस्लामिक जो इन्वेंशन हुए और अफगान और तुर्क यहाँ पर आए तो नॉर्दर्न पार्ट में, तो उस समय जो दिल्ली है वो इतना इंपॉर्टेंट सिटी नहीं होता था। उस समय हमने कन्नौज देखा था, जो पहले के जो रूलर्स थे तो उनके समय कन्नौज है वो इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। बट बाद में धीरे धीरे द राजपूत वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश देयर कैपिटल इन दिल्ली एंड इट गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ कमर्शियल कैपिटल। मतलब जो राजपूत हैं वो ये जो दिल्ली को अपना कैपिटल फर्स्ट टाइम बनाते हैं और धीरे धीरे ये जो है कमर्शियल कैपिटल के रूप में क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। देन आफ्टर डिफेटिंग पृथ्वीराज चौहान की जब डिफेट हो जाती है, मोहम्मद जो गोरी है एडवांस टूवर्ड दिल्ली, मतलब जो सेकंड बैटल होता है तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हो जाती है और फिर मोहम्मद गोरी आगे दिल्ली की ओर बढ़ता है। विद दिस बिगेन मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड द प्रेसिडेंस ऑफ मेकिंग दिल्ली देयर कैपिटल। मींस अब यहाँ पर क्या हो कि जैसे जैसे मोहम्मद गोरी आक्रमण करते हुए पृथ्वीराज को चौहान को हराते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और फाइनली वो कहां पहुंचते हैं, दिल्ली में पहुंचते हैं और वो फिर दिल्ली को अपना कैपिटल बनाते हैं। द दिल्ली सल्तनत comprised of many Muslim dynasties that ruled Delhi from time to time। मींस उस समय क्या हुआ कि जो दिल्ली जो थे तो डिफरेंट जो मुस्लिम जो डायनेस्टीज हुए तो वो दिल्ली से रहकर ही क्या कर रहे थे, रूल करते थे। द सल्तनत दिल्ली exited from 1206 to 1526 AD with Mamluk dynasty laying the foundation of and the Lodi dynasties ending it by handing it to मुगल्स। मींस यहाँ पर जो दिल्ली जो सल्तनत की बात कर रहे हैं, सल्तनत दिल्ली, इसी कारण से उसको दिल्ली सल्तनत कहा गया है क्योंकि दिल्ली पर रहकर जो डिफरेंट जो रूलर्स हुए वो यहाँ पर डिफरेंट जो सुल्तान, जो उस समय राजा को, किंग को सुल्तान कहते थे, तो वो यहाँ पर शासन करते थे। मेन जो सेंटर था आपका दिल्ली था, तो इस कारण से इसको दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। ये स्टार्ट हुआ था ममलुक या फिर स्लैब डायनेस्टी से और लास्ट होता है आपके लोधी डायनेस्टी, जहां पर जो है क्या बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हराते हैं। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो सम ऑफ दिस डायनेस्टीज हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। मतलब इसके बारे में हमने ऑलरेडी कुछ जो डायनेस्टीज हैं उसके बारे में प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ इसके बारे में जाना है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट 5 डायनेस्टीज इन ग्रेटर डिटेल एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस सोशल कंडीशन इन द कंट्री। अब इस वीडियो में हम जो इसके बारे में जो ये जो 5 जो डायनेस्टी थे हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और उनकी एक एक जो चीजें हैं वहां पर सोशल कंडीशन किस तरीके था इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं द ममलुक डायनेस्टी या फिर जिसे स्लैब डायनेस्टी के रूप में भी जाना जाता है, जो इस्टेब्लिश होता है 1206 में और कब तक चलता है, 1290 तक चलता है ये। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द ममलुक डायनेस्टी। आफ्टर this conquest, Muhammad Ghori left behind Aibak as the administrator of conquered area in India।
मिस यहाँ पर जैसे हमने पहले ही देखा था, प्रीवियस चैप्टर में देखा था वही कि जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो मौलुक डायनेस्टी मतलब स्लैब डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हुए। तो मोहम्मद जो गोरी है उसने जो है इस एरिया को, इंडिया को, नॉर्दर्न इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिया था। बट वो जो है एज अ क्या एडमिनिस्ट्रेटर किनको, ऐबक को सौंप कर चाहते हैं। बट जैसे ही ऑन हिज डेथ ऐबक डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग एंड दस स्टार्टेड द ममलुक डायनेस्टी मोर कॉमनली नाउ एज द स्लैब डायनेस्टी। मिस जो आपके जो मोहम्मद जो गोरी के बिहाफ पे रहकर वो यहाँ सब चीज मैनेज कर रहे थे, पर जैसे ही मोहम्मद जो गोरी की जो है डेथ हो जाती है, गोरी जो है उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद मौके का फायदा उठाकर ऐबक अपने आप को इस एरिया का, जहां पर वो ऑन द बिहाफ ऑफ किसके, मोहम्मद जो गोरी है उसके अंडर में काम कर रहा था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है और अपने आप को स्वयं अपने नाम से ममलुक या फिर स्लैब डायनेस्टी के नाम से यहाँ पर रूल्स करते हैं। ऐबक रूल फ्रॉम 1206 टू 10 AD फ्रॉम दिल्ली। मतलब ये जो ऐबक जो है अपने स्लैब क्यों कहा गया, क्योंकि जो ऐबक थे वो किनके दास, किनके सेवक थे, वो मोहम्मद गोरी के जो सेवक थे। तो इस कारण से उसको स्लैब उसका सेवक था ना, स्लैब था वो किसका, मोहम्मद गोरी का। इस कारण से एक जो सेवक है, एक जो दास है, एक स्लैब है, वो क्या करता है, रूल चलाता है, अपनी जो डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। इस कारण से लोग इनको स्लैब डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। तो वो जो 1206 से 1210 तक ही उनका जो मतलब बहुत ही कुछ 4-5 साल ही वो यहाँ पर अपने नाम से शासन कर पाता है और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो ही वॉज एन एबल एंड जेन्युइन रूलर्स, ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय कंक्वेरिंग सम एरिया अराउंड दिल्ली। मीन्स वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, वो रूलर थे, एक बहुत ही अच्छे शासक थे और वो अपने पोजीशन को कंसोलिडेट मतलब और मजबूत करने के लिए आसपास के एरिया को कंक्वेयर करते हैं, मतलब जीतते जाते हैं। ही इज मोर नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय हिम। ज्यादातर हम जो है इसके बेहतर जानते हैं, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसको बनाने का जो स्टार्ट है वो किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बट आफ्टर हिज डेथ हिज सन असेंड द थ्रोन बट वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब इसके बाद जो है ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो बेटा है वो गद्दी पर बैठता है, वो राजा बनता है। बट कुछ समय बाद ही उसको जो है मार दिया जाता है। कौन मारते हैं, तो वो मारते हैं आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे, तो वो जो है ऐबक के जो उनकी जो बिटिया थी, उनके बेटे थी, डॉटर थी, उनका जो हस्बैंड था। तो वो जो है अपने जो है जो ऐबक के क्या रहते हैं, बेटे जो गद्दी पर बैठे थे, उनको मारकर वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। देन इल्तुतमिश रूल फ्रॉम 1211, मतलब 10 में जो है वो डेथ हुआ था ऐबक का, उसके बाद उसका जो बेटा है वो बना था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश डेथ उसको मर्डर करके 1211 में क्या बन जाता है, रूलर बन जाता है और 1236 तक वो रूलर बना रहता है। ही स्ट्रेंथ द पोजीशन बाय एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द खलीफा एंड रिस्ट्रिक्टिंग इन्वेशन ऑफ चंगेज खान। मतलब जो इल्तुतमिश को जाना जाता है, तो उस समय जो खलीफा का जो एक पोस्ट था, जो मुस्लिम जो मेन जो हेड होते थे, मुस्लिम जो इस्लामिक जो कंट्री था, उनके जो हेड को खलीफा कहा जाता था। तो उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा हुआ था। साथ ही साथ जो चंगेज खान बार बार अटैक करते तो उनको वो रोक के रखे हुए थे, जिसके कारण से ये बेहतर तरीके से रूल कर पाते हैं। देन वो अपने आसपास के एरिया को जीतते हैं, जिसमें ही कंक्वेयर मेनी रीजन्स इन नॉर्दर्न इंडिया लाइक अजमेर, जालोर, ग्वालियर, कन्नौज एंड बनारस। ये उस समय इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करते थे, तो यहाँ इन एरिया को वो अपने अंडर कंट्रोल में करते जाते हैं। देन ही स्ट्रेंथ द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो है अपनी आर्मी है, साथ ही साथ अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब अपना प्रशासन है, उसको भी मजबूत करते जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल दैट कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड। मतलब इसके बाद जो है क्या होता है कि जो स्टार्ट तो ऐबक ने करवाया था, किसको, कुतुब मीनार है उसको बनाने का। फिर बाद में उसका ऐबक का बेटा बनता है। फिर उसके बाद ये जब रूलर बनते हैं, तो फाइनली जो इल्तुतमिश है वो कहीं ना कहीं ये कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाते हैं। ही नॉमिनेटेड रजिया सुल्तान हिज डॉटर एज हिज सक्सेसर। मतलब अब इल्तुतमिश के बाद जो इल्तुतमिश है, अपनी जो डॉटर है, अपनी जो बिटिया है, अपनी जो बेटी है, जिसका नाम था रजिया, है ना, तो रजिया जो है उसको वो क्या बनाते हैं, रूलर बना देते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई मेरे बाद मेरी जो बेटी है वो यहाँ पर शासन बनेगी, यहाँ की महारानी बनेगी। तो इस तरीके से
जो इल्तुतमिश के बाद उनकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो क्या बनती है, सुल्तान बनती है। देन यहाँ पर एक जो बताया ममलुक का मतलब, जैसे हमने ममलुक डायनेस्टी देखा था ना, तो मींस वन मींस क्या हो गया, द ममलुक वेयर स्लेव्स हु वेयर एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द रूलर, मतलब रूलर के बिहाफ में जो काम करने वाले के रूप में ये थे कौन, ये जो ऐबक। तो इसके कारण से ड्यू टू देयर वेरीज लॉयल्टी to their owners, they began to be trained in military skill and become a powerful military class, with some becoming high ranking general in the army। मतलब वो जो है क्या सेवक हुआ करते, फिर बाद में उनके मिलिट्री जो है ट्रेनिंग लिए, वो सैनिक बने, फिर अच्छे पोजीशन पर चले गए, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं अच्छे थे, मिलिट्री क्लास में पावरफुल थे, तो वो पावरफुल होते गए। और हमने देखा कि भाई गोरी है, उसने एक एरिया ही जो है ऐबक को दे दिया था, फिर बाद में वो अपने नाम से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं क्या, रूल। तो इस तरीके से ये जो है ममलुक डायनेस्टी, जहां पर ऐबक आपके जो, उसके अलावा उसका सन आया, फिर उसके अलावा इल्तुतमिश आया, फिर रजिया आई। फिर हम और आगे देखें तो रजिया सुल्तान वाज ओनली वुमेन रूलर टू हैव रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, मतलब एक वन एंड ओनली महिला जो थी जिसने दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली से रहकर एक महिला के रूप में शासन किया। सो शी वाज ट्रेन्ड टू लीड आर्मीज एंड डिड सो ऑन मेनी ओकेजन, मतलब वो एक ऐसी पावरफुल एक महिला थी जो आर्मी को बेहतर तरीके से रूल करती थी, वो बेहतर तरीके से अपनी आर्मी है, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैनेज कर सकती थी। शी वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड श्रेव पॉलिटिकल हु मैनेज टू, पॉलिटिशियन बहुत अच्छी थी जिसने प्रिवेंट किया, किसने क्या रोका कि उनके जो नोबेल्स थे जो उनके अगेंस्ट थे, मतलब उनके खुद के जो सैनिक, जैसे आपने कोई जो है बाहुबली मूवी देखा होगा तो वहां पर एक कटप्पा हुआ करता था ना, या फिर उसकी आर्मी जो सैनिक वगैरह हुआ करती, तो उसी तरीके से राजा होते थे, उनके डिफरेंट जो सैनिकों के अलग अलग टुकड़े होते थे, जो कहीं ना कहीं जब समय आता था तो राजा के लिए लड़ते थे, तो उसे कहा नोबेल्स। तो कई बार जो है एक महिला होने के नाते रजिया को उनका विद्रोह का सामना करना पड़ा, बट उनको वो बेहतर तरीके से क्या करती थी, मैनेज करती थी। तो was a capable ruler, but because she was a woman, she faced many difficulties and was finally killed। मतलब क्या हुआ कि जो है वो एक महिला थी, है ना, लोग जो है पुरुष मेल है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई हम जो हमारे होते हुए हम मेन हैं और एक जो वुमेन है हम पर शासन कर रही है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसके कारण बहुत सारे लोग अपोजिट में थे, और उनके खुद के जो ब्रदर थे उनको भी, क्योंकि एक्चुअली में तो किंग जो है राजा है उनको बनना था, बट उनके जो फादर है उसने एक महिला को, एक उनकी जो सिस्टर है उनको बना दिया था, तो इस कारण वो भी उसके अगेंस्ट थे। तो फाइनली जो है वो क्या होते हैं, रजिया सुल्तान ने उसको किल कर दिया, उनको मार दिया जाता है। इन 1245 AD हर ब्रदर नासिरुद्दीन महमूद बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान, मतलब 1245 में अब उसके जो ब्रदर्स हैं, जैसे ये मदर हो जाता है किसका, रजिया का, तो उसका जो बेटा है वो जो राजा था इल्तुतमिश, उसका जो बेटा है, मींस इसके जो रजिया के जो ब्रदर्स हैं, ब्रदर है नासिर उद्दीन महमूद, वो क्या बन जाता है, रूलर बन जाता है। He was not capable and the Sultanate was ruled by his prime minister उल खां बलबन। मींस अब ये तो जो थे आपके कौन, नासिरुद्दीन महमूद, वो उतने कैपेबल नहीं थे, उसके नाम से कौन शासन कर रहा था, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर, उनका जो मेन जो मुखिया था, हेड था, है ना, वो शासन कर रहा था, जो बलबन था वो। तो जैसे ही नासिरुद्दीन का जो डेथ होता है, आफ्टर हिज डेथ बलबन रूल फ्रॉम 1266 टू 86, मींस अब जैसे ही जो नासिरुद्दीन महमूद है उसका डेथ हो जाता है, तो भाई पहले से हमें देख रहे थे नाम तो बस उसका था, बट शासन कौन कर रहा था, पूरा पावर किसके हाथ में था, बलबन के हाथ में था। सो जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद है उनका जो डेथ हो जाता है, तो पूरे तरीके से अब अपने नाम से ही, अपने से ही शासन रूलर बन जाता है कौन, बलबन। और 1266 से लेकर 86 में लगभग 20 ईयर जो है वो खुद शासन करता है, एंड वाज द लास्ट कैपेबल रूलर ऑफ ममलुक डायनेस्टी। और बलबन ही एक जो लास्ट जो मेन जो रूलर कैपेबल, मतलब एक शक्तिशाली जो शासक हुए, जो स्लैब डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी के नाम से शासन किए। फिर इसके बाद जो इनके जो सक्सेसर हुए वो उतने पावरफुल नहीं हुए और धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया। सो ही concentrated more on the administration system than military too. The army was well trained in the use and the production of various weapons। मतलब
ये जो है बलबन है वो मिलिट्री को ज्यादा मजबूत नहीं किए, वो जो है अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका जो एरिया है, प्रशासन है, उनके जो लोग हैं वो किस तरीके से रहेंगे उस पर इसने ज्यादा बेहतर फोकस किया। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बलबन है वो एक अच्छा शासक था, क्योंकि वो जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए अपने जो इंटरनल जो एरिया है उस पर ज्यादा फोकस किए। आर्मी तो पहले से ही मजबूत थी उनकी, तो उसने उस पर ज्यादा उतना फोकस नहीं दिया, बट उनके जो आर्मी वेल ट्रेन थी, अच्छे तरीके से नए नए वेपन्स बनाते थे, लड़ाई में भी अच्छे थे। इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ दैट टाइम, which is evident from the fact that they successfully kept away the Mongol. The Slav dynasty came to an end after his death. मतलब ये जो है फोकस नहीं करते हैं किस पर, मिलिट्री पर, ऐसा नहीं है तो फिर मिलिट्री कमजोर थी ऐसा नहीं है ना, पहले से ही उसकी मिलिट्री कमजोर थी और उसने जो है कई बार जो है मंगोल जो अटैक कर रहे थे उनको हराया था, और दूसरे जो रूलर्स है उनको भी इसने हराया था। फिर फाइनली जो है हमने पहले जैसे बताया कि जो है ये जो बलबन है उसके डेथ के बाद धीरे धीरे जो स्लैव डायनेस्टी है वो डिक्लाइन होने लगता है, और फाइनली एक जो नई जो डायनेस्टी है वो निकलकर सामने आती है। तो अब हम जो देखें एक जो नई डायनेस्टी जो आती है जो द खिलजी डायनेस्टी, या फिर जिसे हम खिलजी भी कहीं कहीं पर आपको सुनने को मिलेगा, खिलजी या फिर खिलजी जो डायनेस्टी, जो 1290 से लेकर आपके 1320 के बीच जो इनका जो रूलिंग पीरियड होता है। जैसे हमें यहाँ पर आपने देखा 1286 में जो है बलबन का जो डेथ होता है, फिर उसके बाद और कोई उनके जो सक्सेसर हुए वो उतने कैपेबल नहीं थे, तो इस कारण से धीरे धीरे वो पतन हो जाता है और एक जो नई जो डायनेस्टी है वो आती है। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड कंफ्यूजन, जलालुद्दीन खिलजी was put on the throne by Nobel of the Sultanate in 1290, marking the beginning of the Khilji dynasty. मीन्स आपके क्या होता है कि जो अनरेस्ट पीरियड, जैसे हमने देखा भाई कि बलबन के डेथ होने के बाद कोई नया रूलर बना तो उनके अगेंस्ट में हो गए, फिर उनकी आपस में लड़ाई लड़ने लगी, तो धीरे धीरे वो कमजोर होने का, इसी का फायदा जो उठाते हैं कौन, जलालुद्दीन खिलजी, और वो जो है 1290 में अपने आप को रूलर के रूप में स्टैब्लिश करते हैं, और यही से ही खिलजी डायनेस्टी है वो बिगिनिंग होता है, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है। सो ही रूल्ड फॉर अ फ्यू इयर्स बिफोर his nephew Alauddin Khilji had him assassinated and declared himself the next Sultan of Delhi in 1296। मतलब ये जो जलालुद्दीन जो खिलजी है जो कुछ ही समय के लिए, वो लगभग देखेंगे 1290 से लेकर आपका जो है 1296 में आप जो देखोगे तो एक जो नया अलाउद्दीन खिलजी है वो रूलर बन जाता है, वो उनको जबरदस्ती गद्दी से हटा देता है, उनको कैद कर लेता है, उनको मार देता है और खुद ही क्या बन जाता है, रूलर बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो भाई राजा जो है उनके रिलेटिव्स हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं वही जो है उनके दुश्मन होते हैं। आपने बहुत सारे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, जो जहां पर पावर के लिए जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारने के लिए आतुर होते, तो वही होता है, अभी भी होता है और पहले भी वही होते आ रहा था। सो ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, अलाउद्दीन जो खिलजी है वो खिलजी डायनेस्टी का जो मोस्ट सक्सेसफुल जो रूलर्स था उसके रूप में हम जानते हैं, जो खिलजी डायनेस्टी का था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है ये। सो ही वाज द ओनली वन हु कंक्वेयर नॉट जस्ट रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया बट आल्सो इन्वेडेड द साउथ। मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत में देखें तो पहले जो हुए जिसने सिर्फ नॉर्थ एरिया को, जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको कब्जे में नहीं लिया था, वो साउथ एरिया में भी गए थे और वहां के भी एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिए थे। He had conquered रणथंभौर, चित्तौड़, मंडू एंड एनेक्स देवागिरी। ये जो देवागिरी है साउथ में था, है ना, कर्नाटक का डेक्कन वाला रीजन था, तो उसको भी वो जीतते हैं, वो अपने अंडर कंट्रोल में थे। He also thwarted two attempt by the Mongols। मंगोल्स के जो दो अटेम्प्ट है उनको भी रोकने का काम करता है, उनको भी हराने का जो मादा है वो रखता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देन मलिक काफूर lieutenant of Alauddin Khilji capture Warangal and Madurai in the साउथ। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल थे, उनके आर्मी के जो हेड थे, उनके जो साथी थे कहे जा सके, कौन, जो मलिक काफूर, तो वो क्या करते हैं, वो जो है साउथ के पार्ट में वारंगल और मदुरई है उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। ही आल्सो ओवरथ्रो द होयसाला रूलर्स इन साउथर्न इंडिया। सदर्न जो इंडिया है, साउथ के जो पार्ट है, सदर्न जो इंडिया है, वहां से जो होयसाला जो रूलर्स है उनको भी हरा देते हैं, उनको भी गद्दी से हटाकर अपना एरिया जो है स्टैब्लिश करते हैं। विथ काफूर्स विक्टोरियस एंड
spoil of wars, descendants set in which ultimately led to the downfall of the dynasty। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं काफूर की जो विक्ट्रीज वो जीतते जा रहे थे, कई एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिए, साथ ही साथ उनकी जो इच्छा शक्ति थी, इनके कई जो दुश्मन होते गए, तो धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी है वो भी क्या होने लगा, पतन होते गया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई, उसके बाद जो सुल्तान, आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान देयर वेयर अटेम्प्ट बाय मेनी टू गेन द थ्रोन, बट दिस ओनली लेड टू मोर कंफ्यूजन टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। मतलब जैसे देखो अलाउद्दीन खिलजी के जो खिलजी उनके जो डेथ होने के बाद क्या होता है कि फिर से यहाँ पर वही जो है सत्ता की लड़ाई हो जाती है कि मैं राजा बनूंगा, मैं तो मैं के चक्कर में फिर क्या हो जाता है, मैं नहीं, मतलब कोई नहीं होता है, और एक ऐसा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो फाइनली जो है ये खिलजी डायनेस्टी है वो भी खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर एक जो नई जो डायनेस्टी है जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी वो इस्टेब्लिश होता है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका 1321 से लेकर 1398 के बीच जो बनता है आपका तुगलक डायनेस्टी का पीरियड्स। यहाँ पर एक चीज और देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही यहाँ पर एक जो स्टोरी आएगा जो आपका जो क्या था, रानी पद्मावती का। तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड व्हेन अलाउद्दीन खिलजी डिफीट राणा रतन सिंह ऑफ चित्तौड़, he demanded to be shown the face of रानी पद्मनी who was renowned for her beauty। मतलब क्या था, जैसे आपने एक मूवी आया था पद्मावत, उसको देखा होगा, तो एक क्या होता है जो राजपूताना जो राणा रतन सिंह थे जो चित्तौड़ के जो रूलर्स हुआ करते थे, तो उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था रानी पद्मनी, तो वो इतनी उनकी खूबसूरती इतनी प्रसिद्ध थी, फेमस, आसपास के एरिया में सभी को पता था कि भाई महारानी इतनी सुंदर, तो उसी के लालच में आते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और उन्हीं को पाने के लिए वो जो है वहां पर अटैक करते हैं, उनका फेस देखना पाते हैं। बट वहां पर उस समय ऐसा तक भी किसी दूसरे मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाते, तो एज द वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू बी सीन बाय अदर मेन, शी शोड हरसेल्फ इन अ हॉल ऑफ मिरर। मतलब किसी दूसरे मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाते, तो इसलिए वो मिरर में जो है अपना इमेज दिखाते हैं। सो फिर भी जो है उसकी खूबसूरती को अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं और उसको पाना चाहते हैं। इस बीच उनकी लड़ाई होती है, पद्मनी और उसके जो और बहुत सारे जो लॉयल लेडीज हैं वो चित्तौड़ जो है जौहर एक क्या था, तो जौहर वाज द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इमोलेशंस ऑफ वुमेन टू अवॉइड कैप्चर एंड डिसऑनर एट द हैंड ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। मतलब वो जौहर उस समय ये क्या था भाई कि जो अपने जो दुश्मन है मुस्लिम जो इन्वेडर्स हैं उनको अपने आप को नहीं सौंपना, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जो सभी जो लोग हैं वो आग में अपने आप को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, ताकि उनकी इज्जत है वो बचा रहे, उनके जो है आबरू है वो बचा रहे। तो इस कारण से ये एक स्टोरी जो है, ये जो एक मूवी भी इस पर बना है और ये एक आपका नॉवेल में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गया आपकी जो खिलजी और रानी जो है पद्मिनी से रिलेटेड कहानी। अब हम जो देखते हैं आपकी तुगलक डायनेस्टी जो स्टेब्लिश हुआ था 1321 से लेकर 1398 के बीच। सो गाजी मलिक was the founder of तुगलक डायनेस्टी and assumed the title of गैसुद्दीन तुगलक। मतलब यहाँ पर जो है फाउंडर गाजी आपके तुगलक का जो डायनेस्टी का वो था गाजी मलिक। जैसे ही वो गद्दी पर आते हैं तो वो अपने आप को गैसुद्दीन तुगलक के रूप में टाइटल देते हैं। मतलब सभी जो लोग हैं अब उनको गैसुद्दीन तुगलक के रूप में जानते हैं। अगर एग्जाम में आप गाजी मलिक आ गया या फिर गैसुद्दीन तुगलक आ गया तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो an efficient ruler and a strong military commander, he ruled for a short time and was succeeded by his son मोहम्मद बिन तुगलक। मिस आपके जो देखोगे तो जितने भी जो रूलर तुगलक जो या फिर अदर जो डायनेस्टी देखोगे तो वो जो इस्टेब्लिश करने वाले जो रूलर्स है ना वो बहुत कम समय तक शासन करते हैं, क्योंकि उनका एज भी हो जा रहता है और वो जो अपने एज के लास्ट एज में अपने नाम से डायनेस्टी जो किसी एरिया को मिलाकर स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसके जो सन है वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से जो गैसुद्दीन तुगलक है वो तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद जो मोहम्मद जो बिन तुगलक है वो तुगलक डायनेस्टी को आगे अपने रीच पर ले जाते हैं। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी रीच इट्स पीक, द एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम सिंध टू द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट एंड पेशावर इन द नॉर्थ टू मदुरई इन द साउथ। मतलब एक बहुत बड़ा जो एम्पायर है वो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। वो सिंध जो वेस्ट का जो पार्ट है, सिंध जो है वहां तक से लेकर ईस्ट में आसाम तक उसका जो फैला रहता है,
इधर नॉर्थ में देखोगे तो पेशावर है, तो पेशावर, साउथ में आप देखोगे तो मदुरई है। तो इस तरीके से इतने दूर तक उनका एम्पायर है वो फैला रहता है। यहाँ पर एक जो चीज आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक को कंफ्यूज्ड जीनियस के रूप में भी जाना है, मतलब वो उनकी जो सोच है वो समय से पहले रहती थी, बहुत आगे की सोचते थे, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसा रहता था कि कहीं ना कहीं उनको बाद में उस चीज का नुकसान उठाना भी पड़ता था। जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेते थे कि उसका जो है नुकसान बाद में उठाना पड़ता था। यहाँ पर उसी का एक जो कॉलम आया है कि जो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ गुड रूलर, his achievement were overshadowed by some eccentric decision he took, for example the shifting of his capital to Devagiri and subsequently return back to Delhi, the introductions of copper and brass coins without proper regulation leading to economic disaster। मतलब दो डिसीजन यहाँ पर बताए गए, इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे डिसीजन थे जिसके कारण से कहीं ना कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ा। जैसे आप देखोगे तो इसने जो है अपना जो है कैपिटल है उसको दिल्ली से क्या कर लेते हैं, देवागिरी शिफ्ट कर लेते हैं। मैप में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो दिल्ली और जो देवागिरी का जो डिस्टेंस था, एरिया क्या था, और उसके अकॉर्डिंग आप जो देखोगे तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा। जैसे हम बात करें देवागिरी, आपको इस एरिया पर इधर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या था, दिल्ली था। अब ये भाई यहाँ से वो जो है पूरा जो पॉपुलेशन है, पूरा जो सिटी सब चीज है उसको यहाँ देवागिरी शिफ्ट करते हैं, है ना। बट यहाँ से जो है बार बार मंगोल्स हैं इधर से तुर्क है वो इन पर आक्रमण कर रहे थे, तो इसको वो रोक नहीं पाए। फिर बाद में उनको एहसास हुआ तो फिर से वापस जितने पॉपुलेशन है उनको फिर से वापस दिल्ली जाने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा चीज सेटअप जो है एक जगह से दूसरी जगह हटाना, फिर उसको लगाना, फिर वापस करना, तो इसमें जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ा उनको, और कहीं ना कहीं उनका जो है पतन होने लगा। उसी तरीके से वो जो है कॉपर और ब्रास का जो कॉइन है वो इशू कर देते। पहले जो है सिल्वर और गोल्ड कॉइन चलता था, अब ये जो है कॉपर और ब्रास के कॉइन्स, तो वो जो है वो इतनी ज्यादा रेगुलेट नहीं थे, है ना, उस पर कोई नियम कायदा कानून नहीं चल रहा था। कॉपर ब्रांच कोई भी जगह अवेलेबल था, कोई भी लोग है वो छापकर वो, जैसे ना हमारे यहाँ अभी नकली नोट चलते हैं ना, कि कहीं भी मशीन में कुछ भी छाप दो और कहीं पर भी बांध दो, कॉमन जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कौन सा असली कौन सा नकली। तो उसी तरीके से वहां भी हो गया था, तो उनको भी जो है क्या करना पड़ा, वापिस लेना पड़ा। और नुकसान ये हुआ कि भाई अगर डुप्लीकेट हो रहा था तो लोगों के पास है तो उनको एक्सचेंज करने में भी उनको ओरिजिनल देना पड़ता था। तो इस तरीके से कुछ जो डिसीजन थे वो मोहम्मद बिन तुगलक उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। आगे हम जो देखें तो जो यहाँ पर जैसे थ्रू द पावरफुल रूलर ही फील प्रे टू रॉन्ग एडवाइस एंड मेड बैड डिसीजन विच अफेक्टेड हिज होल्ड ओवर द टेरिटरीज। अ मेजर मिलिट्री डिजास्टर वाज द इल प्लान्ड इन्वेंशन ऑफ हिमाचल। मतलब अब ये क्या होते हैं कि भाई उनके जो साथी जो थे, कई जो लोग के मिनिस्टर हुए, वो भी इनको गलत डिसीजन देते थे और उनको वो मानकर जो है वो उस डिसीजन को फॉलो करते थे, उनको बाद में डिजास्टर, उनको नुकसान होना पड़ता। जैसे वो हिमाचल को जीतने गए, जो आपका हिमालय रेंज वाला है ना, हिमालय एरिया है, जैसे हम यहाँ पर मैप बनाए थे, तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है हिमालय एरिया था, तो इस एरिया को हिमाचल को भी वो जीतने के लिए चले गए, अपनी आर्मी लेके चले गए। और वो था ठंडा स्थान, बर्फ वाला स्थान। अब उनके जो सैनिक है उनको उससे उनके तो ठंड का सहने की उनकी शक्ति नहीं थी, वो कभी उस तरीके माहौल में रहे नहीं थे। तो इस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज आर्मी ड्यू टू द इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये खतरनाक जो क्लाइमेटिक कंडीशन था उनके कारण से उसके जो सैनिक है, उनके लड़ाकू है, घोड़े हैं, सब आते हैं, सब मरने लगे और उनको नुकसान उठाना पड़ा। मैक्सिमम उनके जो सैनिक है वो दुश्मन से लड़ने से पहले ही मारे गए। सो इस तरीके से सेवरल सच डिसीजन कॉस्ट मोहम्मद बिन तुगलक मेनी ऑफ हिज टेरिटरीज एंड वीकेंड हिज पोजीशन। मतलब बहुत सारे अपने जो आसपास के जो एरिया जो जीते थे उनको उसको हाथ छोड़ना पड़ा, साथ ही साथ उनका जो पोजीशन है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आफ्टर हिज डेथ इन 1351 हिज कजिन फिरोज तुगलक असेंड द थ्रोन। मतलब 1351 में उनके जो कजिन है, उनके जो डेथ के बाद फिरोज तुगलक है वो शासन में आते हैं। He did not expand the Sultanate and was not active military except for invention of Jayanagar and the plundering of the Jagannath temple at Puri। मतलब जो फिरोज तुगलक है वो उतने मिलिट्री के कैपेबल नहीं थे, तो वो अपने इन्वेंशन आगे अपने एरिया को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, एक दो करते हैं। जयनगर है वहां पर वो करते हैं, साथ ही साथ जगन्नाथ जो टेम्पल था पुरी में जो है उसको वो लूटने का काम करते हैं। कौन? आपके जो फिरोज तुगलक है वो। सो ही वाज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। मतलब वो ज्यादातर अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपना जो जितना एरिया था
उस पर वो फोकस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कराते हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। कौन? आपके जो फिरोज तुगलक है। देन ही इंट्रोड्यूस न्यू इरिगेशन मेथड एंड रिफॉर्म द करेंसी सिस्टम। वो क्या करते हैं, नया जो है इरिगेशन सिस्टम, खेतों की सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए नया बेहतर मेथड बनाते हैं। करेंसी सिस्टम है उसको वो ठीक करते हैं। ही ऑल्सो इनकरेज आर्किटेक्चर, बिल्डिंग है और बनाने, आर्किटेक्चर भवन बनाने की जो कला है उनको आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर हिज डेथ द डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी बिगन। जैसे ही फिरोज तुगलक का जो डेथ होता है उसके बाद जो है धीरे धीरे इनकी डायनेस्टी है वो भी पतन होने लगी। ड्यू टू द राइन ऑफ द महमूद नसरुद्दीन तुगलक, तैमूर द मंगोल अटैक्ड। मतलब यहाँ पर जो कौन थे, मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक थे। उस समय जो तैमूर, जो मंगोल थे तैमूर, वो इन पर अटैक करते हैं और इंस्टेड ऑफ अपोजिंग तैमूर नसरुद्दीन फ्लेड द कैपिटल। मतलब वो क्या करते हैं, तैमूर के अगेंस्ट होने से बदले वो भागकर सीधा कहाँ चले जाते हैं, अपने कैपिटल से भाग जाते हैं। तैमूर प्लंडर्ड एंड लूटेड द सिटी फॉर डेज, किलिंग मैनी थाउजेंड्स एंड टेकिंग अवे द वेल्थ ऑफ दिल्ली टू समरकंडा। मतलब वो अपने कैपिटल से ही भाग गए। कौन? राजा जो थे वो नसरुद्दीन। सो अब तैमूर पूरा सिटी को लूट लेते हैं, वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, कई दिनों तक वहां पर रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं वहां पर और पूरी संपत्ति को लूट कर दिल्ली से वो अपना जो एरिया समरकंडा था वहां ले जाते हैं। द तुगलक कंटिन्यू टू रूल टिल देयर डायनेस्टी एंडेड इन 1413। मतलब 1430 तक तुगलक जो है वो टुकड़ों में रूल करता है ना। पर फाइनली जो है जब नेक्स्ट जो डायनेस्टी स्टैब्लिश, सैयद जो है डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखें हम सैयद डायनेस्टीज की बात करें जो 1440 से लेकर 1451 तक चलता है। सो द अटैक, लूट एंड डिस्ट्रक्शन बाय तैमूर कॉज ग्रेटर डैमेज देन व्हाट वाज विजिबल। मतलब जो तैमूर के द्वारा जो उन पर अटैक किया जाता है, किन पर, जो तुगलक है उन पर, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो तो पूरी तरीके से लूट कर चले जाते हैं, वहां पर उनके जो सैनिक, उनके जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो उनका इम्पैक्ट है वो दिखने पर जितना पड़ा था उतना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है। और आसपास के रूलर को भी पता चल जाता है कि वहां पर नसरुद्दीन है वो तो डरपोक है, क्योंकि वो तैमूर से डरकर भाग गया था, वो राजा बहादुर राजा नहीं है ना। तो इट लेफ्ट द सल्तनत vulnerable and without a strong ruler. It was during this period of confusion that the Sayyid dynasties came into existence. मतलब इसी समय confusion, ये जब लोगों को बाकी जो कैपेबल आसपास के रूलर्स लोग हैं उनको पता चला कि भाई ये डरपोक रूलर्स है, तो उसका फायदा उठाते हैं कौन? सैयद डायनेस्टी। द सैयद लिस्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय खैजर खान हु वाज अ डिप्टी ऑफ तैमूर एंड गवर्नर ऑफ मुल्तान। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भाई तैमूर जो है उनको तो लूट कर चले जाते हैं, उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिए रहते हैं, तो उसी का फायदा जो है खैजर खान उठाते हैं। और ये जो है खैजर खान जो है तैमूर के जो डिप्टी थे और वो मुल्तान के गवर्नर थे। सो ही डिड नॉट प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ सुल्तान एंड कंटिन्यू बी तैमूर वैसल। मतलब ये जो है तैमूर जो है अब इस एरिया को जीत लिए थे, है ना। तो वो क्या करिए कि भाई वो जो है उनको छोड़कर चले गए, किसको, कि खैजर खान को बोलकर चले गए कि आप जो है गवर्नर मुल्तान के, तो ये जो एरिया है, ये दिल्ली वाला एरिया है, वो भी तुम संभालो, है ना। तो इस तरीके से उसी के नाम से खैजर खान जो है यहाँ पर रूल करते रहते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम सेवरल प्रोविंसेस डिक्लेयर इंडिपेंडेंट एंड ब्रोक अवे। तो ये जो खैजर खान है उसी के समय क्या करते हैं कि बहुत सारे जो प्रोविंसेस है जो उस समय जो तुगलक के अंडर कंट्रोल में आए थे, जिसमें कई एरिया को तो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अंडर कंट्रोल में लिया था, तो वहां के जो कोई जो पावरफुल जो लोग थे, जो रूलर्स थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि नहीं, हम अपने आप में स्वतंत्र है, ये हमारा एरिया है, हम यहाँ के रूलर्स हैं, इस तरीके से। सो दस ही वाज लेफ्ट विद सिंध, वेस्टर्न पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन स्पाइट ऑफ हिज अटेम्प्ट एट इंट्रीगेशन। सो अब यहाँ पर सिंध है, वेस्टर्न पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं उनसे अलग हो जाता है। आफ्टर हिज डेथ खैजर खान वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सैयद मुबारक शाह एंड लेटर मोहम्मद शाह डिक्लेयर हिमसेल्फ सुल्तान। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि खैजर खान है, उसकी जो डेथ हो जाती है, उसके बाद सैयद मुबारक शाह बनते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो अपने आप को सुल्तान के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं। मोहम्मद शाह वाज अ वीक एंड इनकेपेबल रूलर्स। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मोहम्मद शाह है वो कमजोर था, है ना,
और वो इनकेपेबल, उतने ज्यादा सक्षम नहीं था। सो क्या करते हैं, ही नेग्लेक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट विच रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मींस ये जो मोहम्मद शाह है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अपने जो आर्मी के जो पावरफुल लोग हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण से इसके एरिया में ही इन्हीं के जो लोग हैं इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। देयर वेयर several attack on Delhi, and towards the later part of his reign he proved incapable of handling the situation, leading to decline of the dynasty। मतलब इसी के समय कई बार जो है दिल्ली पर अटैक करते हैं और बाद में जो देखें तो ये जो है इन जो सिचुएशन को उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, इस कारण से इनके जो डायनेस्टी है, सही जो डायनेस्टी है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, पतन होने लगता है। His son and the last ruler of Sayyid dynasty, Alauddin Alam Shah, was not interested in ruling the Sultanate and readily gave it the Bahlul Khan Lodi when he attacked Delhi। मतलब ये जो आपके महमूद शाह जो थे उसके बाद उसका बेटा आया अलाउद्दीन आलम शाह, वो भी अनकेपेबल रूलर था, उनको शासन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे ही जो बहलूल खान लोधी है वो इन पर अटैक करते हैं तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, लो भैया तुम रख लो राजपाट, है ना। तो उसी तरीके से वहां पर लोधी जो है डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है और यहीं से विद दिस इंडेड द सैयद डायनेस्टी। तो इसी तरीके सैयद डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। अलाउद्दीन आलम शाह जो लास्ट रूलर हुए और बहलूल खान लोधी स्टैब्लिश करते हैं क्या, लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। सो नेक्स्ट हम देखें आपका बहलूल खान लोधी laid the foundation of the Lodi dynasty when he ascended the throne after it was abdicated by Alam Shah, the last Sayyid ruler of the Delhi Sultanate। मिस ये जो सल्तनत के जो लास्ट जो रूलर थे आपके कौन, अभी जस्ट हमने देखा आपके जो आपके अलाउद्दीन शाह आलम शाह जो लास्ट जो रूलर्स हुए तो वो जो है उनको दे देते हैं क्योंकि वो कैपेबल नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे, वो डरपोक थे समझिए। तो अब जो लोधी डायनेस्टी का जो बहलूल खान लोधी जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, वो गद्दी पर आते हैं। देन आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिम। मतलब जैसे ही ये जो आपके बहलूल जो लोधी थे, ये बहलूल खान लोधी, उनके डेथ के बाद उनके जो ग्रैंडसन है सिकंदर लोधी वो रूलर बनते हैं। सिकंदर लोधी वाज अ प्रोग्रेसिव रूलर हु इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब सिकंदर लोधी बहुत अच्छे थे और वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, प्रोग्रेस करवाना चाहते थे, तो इस कारण से वो जो है ट्रेड और कॉमर्स है, व्यापार है, उनको वो बढ़ावा देते हैं। ही पैट्रोनेज लर्निंग एंड ऑर्डर द ट्रांसलेशन ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स रिटन इन संस्कृत इनटू पर्शियन। मतलब ये जो है लर्निंग जो शिक्षा है ना, जानकारी है, उस पर बिलीव करते थे। इस कारण से जो संस्कृत में जो मेडिकल से रिलेटेड जो बुक्स थे तो उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाते हैं ताकि जो पर्शियन जो उर्दू समझने वाले उस समय के जो लोग हैं, पर्शियन जो भाषा जानते थे, उनको भी वो समझ में आ पाए। देन ही ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल मॉस्क्यूज एट आगरा। आगरा में बहुत सारे मॉस्क्यूज बनाते हैं। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। अब जो लोधी डायनेस्टी की भी इंड में ही बात करें तो यहाँ पर जो थे कौन थे, इब्राहिम लोधी, वो लास्ट जो रूलर्स थे लोधी डायनेस्टी के। थ्रू अ फियरलेस मिलिट्री कमांडर ही वाज नॉट वेरी पॉपुलर विद कोर्ट नोबल्स। मतलब वो क्या करे सोचे तो मिलिट्री कमांडर के रूप में बहुत अच्छे फेयरलेस थे, वो डरपोक नहीं थे, वो जो है एक कैपेबल रूलर्स थे, बट उनके ही जो लोग थे कोर्ट्स नोबल, मतलब उनके जो कोर्ट के जो है उनके जो दरबार के जो लोग थे वो उनसे खुश नहीं थे। सो द लोधी सुल्तान was surrounded on all sides by hostile kingdom which did not allow it direct access to the coast। मतलब ये जो लोधी जो सल्तनत थी वो कोस्टल एरिया था, उसके आसपास उसके पूरे दुश्मन जो थे, है ना, दुश्मन जो स्टेट था, दुश्मन जो रूलर्स थे वो थे, तो जिसके कारण से वो जो को आपका क्या ट्रेड व्यापार के लिए जो एरिया मिलना चाहिए, है ना, जहां से व्यापार कर सके, उसके लिए वो दूसरे कंट्री से व्यापार हो सके, दूसरे एरिया से व्यापार हो सके, तो उसके लिए कोस्ट अवेलेबल नहीं था। सो एट द टाइम ऑफ हिज accession to the throne all exiting trade routes has been closed because the sultanate was not capable of protecting it।
मतलब जिस समय ये जो आपके जो इब्राहिम लोदी जो है आपके क्या बनते हैं, रूरल बनते, तो उस समय तक पूरे आसपास का जो एरिया था, जो आपका जो कोस्टल एरिया था जहां से ट्रेडिंग हो सकता था, ट्रेड रूट्स थे, वो क्लोज हो गए थे, क्योंकि इससे पहले के जो रूलर्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, जिस कारण से ये जो रूट्स है उस पर दूसरे जो रूलर्स हैं उनका कब्जा हो चुका था। सो दिस लेड टू द डिक्रीज इन ट्रेड एंड अफेक्टेड द ट्रेजरी। इसके कारण से क्या हुआ कि भाई उनका जो व्यापार है वो चौपट हो गया, व्यापार नहीं हो रहा था, धंधा नहीं चल रहा था, तो इसके कारण से इससे खजाना खाली होने लगा। इब्राहिम लोदी वाज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन सप्रेसिंग अटेम्प्ट टू द थ्रोन और इन्वेजन फ्रॉम द राजपूत। मतलब इनके गद्दी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, लोग इन पर अटैक कर रहे थे, इसके उनसे लड़ना पड़ता था। राजपूत है इन पर बार बार अटैक कर रहे थे, तो इन सबसे जो है इब्राहिम लोदी, जैसे यहाँ पर आपको इब्राहिम लोदी का इमेज दिखाई दे रहा है, तो इनको बार बार उनसे लड़ना पड़ रहा था। इन्हीं के जो लोग हैं इनके अगेंस्ट थे, वो जो है क्या चाह रहे थे, इनको हटाना चाह रहे थे। सो इट वॉज द इन्वाइटेशन ऑफ आलम खां, हिज अंकल एंड दौलत खां द गवर्नर ऑफ पंजाब दैट बाबर अटैक दिल्ली। मतलब अब जो है क्या है, ये जो इब्राहिम लोदी है उनको गद्दी से हटाने के लिए उसी के जो अंकल थे आलम खां वो, और जो दौलत खां जो गवर्नर थे कहा कि पंजाब के, वो जो है बाबर को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। वो बाबर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आइए आप जो है इब्राहिम लोदी को हराइए और यहाँ से जितना भी आपको धन संपदा चाहिए वो आप ले जा सकते हैं, बस उनको आप गद्दी से हटा दीजिए। इनको, ये जो इब्राहिम लोदी को है। तो इस तरीके से वो बाबर को इन्विटेशन देके चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम आता है कि इन हिज अपील टू बाबर दौलत खान सेड। अब बाबर को अपील करते हैं कौन, दौलत खान, तो क्या कहते हैं, माई फादर एंड ग्रैंडफादर हैव स्पेंड मेनी इयर्स इन हिज सर्विस बट दिस सुल्तान prosecuted the most faithful of his vassals. He had put to death 23 of his best men and ran their families. मतलब वो कहते हैं, बाबर के पास जाकर बोलते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो ग्रैंड पिता में दादाजी हैं, उन्होंने कई जो अपने जो लाइफ है पूरा इनके लिए काम करने के लिए बता दिया, इनकी सेवा में लगा दिया, इनकी रक्षा की, इनके लिए लड़े। बट उसने, इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि भाई उनके जो अच्छे जो लोग थे, जो उनके जो साथी थे, उनके जो बहादुर जो सैनिक थे, उनको उसने मरवा दिया। जो 23 जो थे उनको मौत की सजा दे दिए, साथ ही साथ उनके फैमिली को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिए। तो मैं ऐसे राजा के अंडर में रहना नहीं चाहते, आप आइए, उनको हराइए और यहाँ से जो चाहिए आप ले जा सकते हैं। इस तरीके से वो इनवाइट कर देते हैं। सो लोदी टू अ गुड मिलिट्री लीडर्स, मतलब लोदी जो इब्राहिम लोदी वो अच्छे लीडर थे, बट वाज नॉट प्रिपेयर फॉर अ फेस गन पाउडर। अब यहाँ पर जो बाबर है वो अपने साथ क्या करते हैं, गन पाउडर लेके आते हैं, बारूद लेके, गोला बारूद लेके आ जाते हैं। बाबर्स आर्मी हैड मस्केट्स एंड आर्टिलरी व्हिच वाज समथिंग न्यू फॉर इंडियंस। मतलब जो गोला बारूद जो है बंदूक लेके आ रहे थे वो इंडियंस के पास वो नहीं था, वो तो तीर धनुष तलवारबाजी हाथी घोड़ी से लड़ते थे। तो इब्राहिम लोदी के जो ये जो बारूद लेके आते हैं इब्राहिम लोदी के लिए कौन, बाबर, उनसे बिल्कुल भी ये जो है क्या है, अनजान थे। सो लोदी डाइड फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। जो पानीपत का जो फर्स्ट बैटल होता है वहां पर इब्राहिम लोदी है वो लड़ते हुए मारा जाता है। दिस मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल इरा। और इसी के साथ जो लोदी जो है इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है और यहाँ पर लोदी डायनेस्टी या फिर जो दिल्ली सल्तनत है उसकी समाप्त हो जाती है और यहाँ से मुगल जो है, मुगल एम्पायर है वो स्टैब्लिश होता है। ये जो आप जो दो देख रहे थे ना, कौन, आलम खां और दौलत खां, जो ये जो दोनों ये सोचकर बाबर को इनवाइट किए रहते कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को हराएंगे और जो भी यहाँ पर जो सोना दिया जा रहा, जो भी जितना भी जो सामान है वो लूट कर चले जाएंगे, ले जाएंगे, फिर हम जो है यहाँ पर शासन करेंगे। बट होता अलग है, बाबर जो है वो यहीं पर ही रुक जाता है और यहीं पर ही अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में जो है दौलत खां और ये आपके जो कौन, आपके जो आलम खां है, दोनों जो है मिलकर राजपूत के साथ मिलकर फिर से बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं कि भाई हम इनको हरा कर भेज देंगे। बट ऐसा नहीं हो जाता है। जो सेकंड बैटल होता है पानीपत पर, तो वहां पर भी बाबर ही जीतता है और आपका फाइनली जो है क्या आपका मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा भी जस्ट कि 1526 में जो लोदी की जो डेथ आ जाती है, Babur's army was outnumbered by Ibrahim Lodi's army, which had more than 10 times the manpower and nearly 300 war elephants. मतलब
इतनी जो है संख्या ज्यादा थी इब्राहिम लोदी की कि लगभग जो बाबर की सैनिक थे वो 10 गुना ज्यादा थे। आपके जो इब्राहिम लोदी की जो सैनिक है वो बाबर के सैनिक 10 गुना कम थे इब्राहिम के सैनिक से, बट फिर भी वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गन पाउडर था। लोदी के पास 300 जो है एलिफेंट लड़ाकू, उस समय घोड़ा हाथी जो है वो एक क्या होता था, इंडिकेशन होता था जितने ज्यादा घोड़ा हाथी आपके पास है वो जीतने के चांसेस आपके उतने ज्यादा थे। So elephant has changed the tide of the battle on several occasions, but the final result was the outcomes of Babar use of gunpowders and cannons that created panic on the battlefield due to the loud sound। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हाथी घोड़े थे, बट जो बाबर जब उनका यूज करते हैं तो ढाई ढाई के जो आवाज जो उनसे आती है तो उससे क्या एलिफेंट है, हॉर्सेस है, वही डर जाते हैं और खुद अपने ही जो सैनिक है उनको मसलते हुए भगदड़ मचाते हुए चले जाते हैं। द एलिफेंट वेंट बैक एंड ट्रैम्पल्ड द सोल्जर्स ऑफ लोदीस आर्मी कॉजिंग मेजर डैमेज। मतलब उनके जो सैनिक लगभग कई जो लाखों जो सैनिक थे लोदीस की वो तो अपने ही जो घोड़े हाथी हैं उनसे मर जाते हैं। और भाई आप जो है तीर धनुष हथियार से, तलवारबाजी से, बुलेट के साथ, आपके जो है तोप के साथ नहीं लड़ सकते थे, इस कारण से इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिफरेंट जो 5 जो डायनेस्टी थी वो एंड हो जाते हैं और मुगल जो इरा है, मुगल जो एम्पायर है वो स्टैब्लिश होते हैं, जिसके बारे में हम जो है नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वहां पर हम मुगल एम्पायर के विजिट करेंगे। अभी नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे इस वीडियो में बस इतना ही। अगला इसका जो पार्ट आएगा वहां पर हम जो देखेंगे द इकोनॉमी अंडर द दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत के समय इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कैसी थी, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का उसमें देखेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।